रात राज रानी अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और संध्या अपनी माँ से कहती है, माँ, किस आधार पर आपने उनकी इतनी बड़ी दहेज की रकम को स्वीकार लिया? हर एक अरसे से आप लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजकर मुझे पाल रही हैं। ऐसे में आज तक हम इस झोपड़ी से नहीं उभर सके तो कहाँ से लाओगी आप इतने पैसे? तो उसकी चिंता मत कर संध्या, बस मैं नहीं चाहती कि जो संघर्ष मैंने झेला, जो दुख मैंने देखा, वो मेरी बेटी सहे। अब चाहे मुझ गरीब माँ का बाल बाल भी कर्जे में क्यों ना बिक जाए, मगर तेरी डोली शानो शौकत से उठेगी। संध्या बड़ी ही सफाई से अपनी गरीब माँ की परेशानी में शरीक होने का ढोंग कर रही थी, जबकि असल में वो खुद भी अपनी गरीबी से बाहर निकलने की आस में थी। दिन ढलते गए, जिसके साथ गंगा का टूटा पिसा मन दहेज का दाम बटोरने की चिंता में घुलने लगा, जिस कारण उस गरीब माँ का भूख प्यास का एहसास भी मिटने लगा। उस रात घर की चौखट पर बैठी गंगा आंसू बहाते हुए बोलती है, भगवान, तूने मुझ गरीब पर बहुत से गजब ढाए हैं। पहले भरी जवानी में पति छीन लिया, फिर गरीबी के दलदल में धंसा दिया, फिर भी मैंने बिना तुझ पर दोष लगाए अपनी हड्डियां गलाकर रोटी कमाई। मगर अब सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है। तूने मेरी किस्मत कुश की कलम से लिख दी, मगर मैं अपनी बेटी की अमीर घर की बहू बनता देखना चाहती हूँ, ताकि अपनी गरीब माँ की तरह उसे लोगों के घर के जूठे बर्तन ना घिसने पड़े। कोई तो रास्ता दिखा। अपनी गरीबी को सोचकर गंगा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने घर पर घिर जाती है। अगले दिन वो घर गिरवी रख देती है। अरे ये लो पूरे 10 लाख रुपए, अब तुम्हारा घर मेरा हुआ गंगा रानी। हाँ वसूली भाई, मगर इस गरीब माँ की इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी की डोली उठने से पग फेरे तक वहाँ ठहरने दो, फिर चाहे आप वो घर भले ही ले लेना। ठीक है, ये भी सही है। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और गंगा दहेज का सारा सामान और पैसे जोड़कर राजरानी को देकर अपनी बेटी की विदा करती है। समधन जी, अपनी फूल सी बच्ची आपको दे रही हूँ, विनती करती हूँ इसका ख्याल रखना। अरे अब ये राज रानी की बहू है, ठाट से रहेगी। अपनी बेटी को विदाई देकर वो गरीब माँ सवेरे से लेकर ढलते सांझ तक चौखट पर बैठी फूट फूट कर रोती है। इसी बीच 2 दिन बीत जाते हैं और उस सुबह एक चमचमाती महंगी गाड़ी उस गरीब माँ के टूटे फूटे चौखट के बाहर रुकती है, मगर संध्या का स्वभाव अपने पहले सा नहीं था। मेरी बच्ची, तू आ गई। तेरी ये गरीब माँ कब से तुझे छाती से लगाने के लिए छटपटा रही है। जैसे ही गंगा अपनी बेटी के गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, संध्या पीछे सरकते हुए कहती है, अरे माँ प्लीज, ये गुड़मक्खी का खेल अब नहीं पसंद मुझे। बेफजूल मेरे गले पड़कर मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश मत कीजिए। संध्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो माँ है तुम्हारी। जाने दीजिए दामाद जी, संध्या सही कह रही है। अब मेरी बेटी अमीर हो गई है, इसलिए शायद भूल बैठी है कि माँ के इसी मैले आंचल के साए में इसका बचपन बीता है। बस कीजिए, वो आपका फर्ज था, कोई बड़ा एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। अब तो इस घर में मुझे घुटन हो रही है, अब मुझसे और नहीं रुका जाएगा, चलती हूँ। अपनी अमीर बेटी में आई रूखे बदलाव से उस गरीब माँ का मन टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अभी वो इस तकलीफ से उभरी नहीं थी कि वसूली वहां आ धमकता है। अरे चलो गंगा रानी, जो कि तुम्हारी बेटी के साथ फेरे और पग फेरे दोनों हो गए, अब तुम भी अपना रास्ता नापो, क्योंकि ये घर अब वसूली का है। इस तरह बेटी को शान शौकत से भरपूर घर में शादी करने की सजा में उस गरीब माँ को बुढ़ापे में बनवास भोगना पड़ता है, जब एक ही झटके में उसके सिर से छत छिन जाती है, जिस कारण गंगा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर संध्या अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भुलाकर अपनी अमीरी के नशे में डूबी होती है। आलेख, देखो फाइनली कल मैंने मेरी सबसे फेवरेट साड़ी खरीद ली, और देखो माँ जी ने मुझे उसकी मैचिंग की ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया है। संध्या, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या पगफेरे के बाद तुमने कभी